भाई आवर्त सारणी में क्या होता है, देखिए बच्चों आवर्त सारणी में दो वर्ग, शुरुआत के जो दो वर्ग होते हैं ये दो वर्ग तो होते हैं हमारे एस ब्लॉक के तत्व। क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसके बाद में इधर जो 6 वर्ग होते हैं, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, हमारी आवर्त सारणी में इधर जो ये 6 वर्ग होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो 6 वर्ग होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पी ब्लॉक के तत्व। क्या कहलाते हैं? ये पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और इनके बीच में देखिए बच्चों, इनके बीच में अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच में 10 वर्ग होते हैं। इनके बीच में जो 10 वर्ग होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कहने का मतलब है कि ये जो दो वर्ग होते हैं, शुरुआत के जो दो वर्ग होते हैं ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये जो 6 वर्ग होते हैं ये 6 वर्ग होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और जो ये बीच में पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इन डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर है? और देखिए जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वर्ग 3 से लेके, देखिए ये वर्ग 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कहने का मतलब है कि वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 के जो तत्व होते हैं उन्हें ही डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और देखिए इस डी ब्लॉक के तत्वों की भी 4 श्रेणियां होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी 4 श्रेणी होती है। एक होती है 3D श्रेणी, देखिए 3D श्रेणी, फिर होती है 4D श्रेणी, उसके बाद में 5D श्रेणी और उसके बाद में होती है 6D श्रेणी। ठीक है, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी 4 श्रेणियां होती है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ये 5 है, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है, यानी इनकी ये 4 श्रेणियां होती है, ये 3D 4D 5D और 6D। ठीक है, और आज हम इनका यहाँ पे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये तीसरी जो 5D श्रेणी होती है, यानी 3D 4D 5D, यानी जो ये 5D श्रेणी होती है इनके बीच में ही F ब्लॉक के तत्व, यानी 14 F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें कहा जाता है लैंथेनाइट। देखिए जिन्हें अलग से आवर्त सारणी में नीचे की ओर दिखाया जाता है, और इन तत्वों को हम कहते हैं लैंथेनाइट। क्या कहते हैं? लैंथेनाइट। और देखिए बच्चों जो ये लैंथेनाइट, यानी जो ये 14 तत्व होते हैं जो अलग से हमारी आवर्त सारणी में नीचे दिखाए जाते हैं, ये लैंथेनम के बाद आते हैं। लैंथेनम के बाद में 14 तत्व आते हैं जो कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं और इन्हें कहा जाता है लैंथेनाइट। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो हमारी ये 6D श्रेणी है इसमें भी देखिए एक्टिनियम के बाद में भी 14 तत्व पाए जाते हैं जिन्हें आवर्त सारणी में अलग से नीचे दिखाया जाता है। यानी यहाँ पे भी 14 तत्व पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं एक्टिनाइट। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइट। यानी कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में ही एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे तो पाए जाते हैं लैंथेनाइट और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद में पाए जाते हैं एक्टिनाइट। यानी ये 14 तत्व पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट है यानी जो एफ ब्लॉक के तत्व है वो डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, अतः इन्हें यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए आपको इस तरीके से ये आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक की स्थिति समझ में आई होगी कि डी ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक में आते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है? इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए,
अब देखिए संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां होती है। पहली देखिए 3D श्रेणी, दूसरी देखिए 4D श्रेणी, तीसरी देखिए 5D श्रेणी और चौथी देखिए 6D श्रेणी। यानी ये 4 श्रेणियां होती है। और 3D श्रेणी देखिए SC से ZN यानी स्कैंडियम से जिंक तक होती है। अगर हम 4D श्रेणी की बात करें तो इट्रियम से कैडमियम तक होती है। 5D श्रेणी लैंथेनम और हाफनियम के बाद मरकरी तक होती है। और 6D श्रेणी की हम लोग बात करें तो एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम के बाद में कॉपरनीशियम तक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, 4 श्रेणियां होती है। क्लियर है यहां तक का? आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहां से आपको इस टेबल से इन चारों श्रेणियों को समझने में और आसानी होगी। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ये है पहली 3D श्रेणी है, ये हमारे 3D श्रेणी के तत्व है। ये हमारे 4D श्रेणी के तत्व है, ये 5D श्रेणी के तत्व है और ये 6D श्रेणी के तत्व है। और देखिए बच्चों, 3D श्रेणी के तत्व देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, और देखिए ये जो आपको अलग अलग श्रेणियां दी गई है, इनके नीचे इनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर 3D श्रेणी की हम लोग बात करें तो 3D श्रेणी होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 30 तक। क्लियर है? इसी तरीके से 4D श्रेणी की अगर हम लोग बात करें, देखिए 4D श्रेणी की बात करें तो ये देखिए 39 जो हमारा परमाणु क्रमांक है वहां से 48 यानी 48 तक होती है। ठीक है, यानी इट्रियम से लेके कैडमियम तक। इसी तरीके से 5D श्रेणी की हम लोग बात करें तो देखिए बच्चों लैंथेनम, यानी लैंथेनम है 57 पे और लैंथेनम के बाद हाफनियम से लेके मरकरी तक होती है। यानी परमाणु क्रमांक 57, देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 57 और उसके बाद 72 से लेके 80 तक के जो तत्व होते हैं वो हमारे 5D श्रेणी में होते हैं। और देखिए बच्चों, इनके बीच में यानी लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 तत्व पाए जाते हैं। और वो कौन से तत्व होते हैं? F ब्लॉक के तत्व, यानी इनके बीच में 14 लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? आगे देखिए 6D श्रेणी को समझने की कोशिश कीजिए। ये होते हैं एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद में यानी 89 परमाणु क्रमांक वाला तत्व और उसके बाद रदरफोर्डियम यानी 104 से लेके 112 यानी कॉपरनीशियम तक के तत्व आते हैं हमारे 6D श्रेणी में। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आए होंगे कि 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। और देखिए ये होते हैं वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। ये वर्ग 3, वर्ग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कहने का मतलब है कि वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, यानी 3 से लेके 12 तक के जो तत्व होते हैं वो D ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनके बीच में देखिए यहाँ तो पाए जाते हैं लैंथेनाइड्स और यहाँ पे पाए जाते हैं एक्टिनाइड्स। तो ये जो 14 तत्व होते हैं जो D ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4F तथा 5F कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए F ब्लॉक के तत्वों में 4F या 5F कक्षक होते हैं, वो भरे जाते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए बच्चों, अंतः संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं या इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखिए, इनमें 2 श्रेणी होती है। पहली देखिए 4F श्रेणी और दूसरी होती है 5F श्रेणी। ठीक है, यानी ये तो होती है सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक और ये होती है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। और इन्हें यानी 4F श्रेणी को कहा जाता है लैंथेनाइड और 5F श्रेणी को कहा जाता है एक्टिनाइड। ठीक है, और मैंने अभी आपको इनकी स्थिति बता दी। भाई देखिए यहाँ तो पाए जाते हैं क्या 14 लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनम के बाद में जो 14 तत्व आते हैं उन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स। इसी तरीके से एक्टिनियम के बाद में जो 14 तत्व आते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। क्लियर है?
चलिए आगे, तो आया समझ में आपको ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। चलें आगे, चलिए अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व। तो देखिए बच्चों, अब हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में भरा जाता है, ठीक है, यानी n-1 डी कक्षक का मतलब है आंतरिक डी कक्षक में भरा जाता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान रखना भाई, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी 1 to 10 और ns 1 to 2, यानी ये इनका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए आगे, और देखिए बच्चों अब यहाँ पे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई जो हमारी 3D श्रेणी है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो 3D श्रेणी होती है, 3D श्रेणी के तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। और देखिए बच्चों, देखिए ये है तत्व, यहाँ दिए गए हैं इनके संकेत, ये है परमाणु क्रमांक और ये क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे स्कैंडियम के बारे में। देखिए स्कैंडियम को दिखाया जाता है Sc, ठीक है, कैपिटल S और स्मॉल c के द्वारा। और देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 21 और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d1 4s2, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आया समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई स्कैंडियम पाया जाता है 21 नंबर पे, स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि ये स्कैंडियम का ये वाला विन्यास कैसे प्राप्त हुआ। देखिए स्कैंडियम होता है 21 नंबर पे, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 4s में, 4s2, ठीक है। अब देखिए समझिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, हमने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा 3d1 में। तो देखिए बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्लियर है। और देखिए बच्चों जो ऑर्गन है, ऑर्गन जो उत्कृष्ट गैस है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 18। कितना होता है, 18, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए आप खुद देख लीजिए, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे किसका होता है, ऑर्गन का। क्लियर है। तो देखिए बच्चों इस स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक का जो विन्यास है, ये तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑर्गन को, ठीक है, जो उत्कृष्ट गैस ऑर्गन है उसके विन्यास को प्रदर्शित कर रहा है। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3d1 4s2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको व्यवस्थित करके। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए स्कैंडियम का क्या हो गया, Ar3d1 4s2, ठीक है। और इसी तरीके से हम टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम क्या करते हैं, भरते जाते हैं। तो देखिए बच्चों अगर परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। और देखिए अगर आप परीक्षा में दोनों में से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं और ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना। देखिए ये हो गया हमारे स्कैंडियम का, ये हो गया टाइटेनियम का, वैनेडियम का, और देखिए ये हमारा हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए क्रोमियम हमारा आता है 24 नंबर पे। क्रोमियम कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। तो देखिए बच्चों क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होना चाहिए। देखिए समझिए इधर, भाई मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए Ar3d4 4s2,
यानी वास्तव में जो क्रोमियम है जो 24 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए AR यानी ऑर्गन 3D4 यानी D में 4 3D4 4s2 ये होना चाहिए। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है, 3D कक्षक और जो 4s कक्षक होती है उनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो क्या होता है, इस 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, अर्धभरित विन्यास हमें प्राप्त होता है। और हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि अर्धभरित और पूर्ण भरित विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D5 4s1। क्लियर है, आया समझ में? भाई होता क्या है, जो 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। देखिए ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में आ गया, 3D कक्षक में आ गया, तो ये बन गया 3D5 4s1। क्लियर है? देखिए बच्चों वापस समझिए, भाई ये हमारा क्या हो गया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। भाई होना तो क्या चाहिए, 3D4 4s2 ये होना चाहिए। भाई होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 होना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त होता है 3D5 4s1 यानी अर्धभरित विन्यास हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए अब हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 25 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऑर्गन 3D5 4s2 यानी अब उसी तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 3D5 4s2। क्लियर है यहाँ तक का? और अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आप कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। देखिए बच्चों अब आप कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लीजिए। देखिए बच्चों ये क्या है, कॉपर है, ठीक है, Cu कॉपर आता है 29 पे। क्लियर है? अब देखिए बच्चों कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होना चाहिए, बेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ये होना चाहिए Ar 3D9 4s2। बेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए, 3D9 4s2 होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें भी क्या होता है, 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाता है और हमें अभी विन्यास क्या प्राप्त होता है, देखिए इसका विन्यास प्राप्त होता है Ar 3D10 4s1। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त हुआ, Ar 3D10 4s1, क्योंकि क्या हुआ 4s से एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में आ गया और इससे क्या होता है, हमें पूर्ण भरित विन्यास प्राप्त होता है। और हमने पढ़ा है ना भाई अर्धभरित और पूर्ण भरित विन्यास स्थायी होते हैं। तो आया समझ में? तो ये दोनों क्रोमियम और कॉपर, देखिए बच्चों यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई वास्तव में इनका विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1 और कॉपर का होता है 3D10 4s1। क्लियर है? और अब लास्ट में जिंक का देख लीजिए, Zn, जिंक 30 नंबर पे आता है और देखिए Ar 3D10 4s2 यानी पूर्ण भरित विन्यास होता है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व उच्च होता है, इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए बच्चों मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज आ रही है, इसीलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 के स्थान पर 3D5 4s1 तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 के स्थान पर 3D10 4s1 होता है। मैंने अभी समझाया था ना भाई क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए लेकिन प्राप्त होता है ये, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी तरीके से जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए 3D9 4s2 होना चाहिए लेकिन इसके स्थान पर ये होता है और इसका कारण क्या है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, आगे देखिए डी ब्लॉक तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए जिंक कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें मूल अवस्था तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी +2 में, देखिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, +2 में पूर्ण भरा विन्यास यानी D10 होता है।
कहने का मतलब है जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी मूल अवस्था में और जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, उन दोनों में ही इनमें कैसा विन्यास होता है, पूर्ण भरा विन्यास होता है। क्लियर है? आगे देखिए, केवल वे ही डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व माने जाते हैं जिनकी मूल अवस्था तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे ना हो। यानी डी ब्लॉक के तत्व उन्हें ही माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व उन्हीं डी ब्लॉक तत्वों को माना जाता है जिनमें मूल अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कैसे हो, अपूर्ण हो। क्लियर है यहां तक का? आगे देखिए, अब देखिए संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। तो देखिए बच्चों, अब हम इन संक्रमण तत्वों के गुणों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले देखिए भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में पहला है गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखिए संक्रमण धातुएं जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, तो देखिए संक्रमण धातुएं अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, प्रबल धात्विक बंध। धात्विक बंध की प्रबलता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो धात्विक बंध की प्रबलता होती है ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। आगे देखिए, 3D श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक बढ़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो 3D श्रेणी है उसमें स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक बढ़ता है तथा उसके बाद में घटता है, क्योंकि स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तथा उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। धात्विक बंध की प्रबलता के कारण ही डी ब्लॉक तत्वों की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। और देखिए धात्विक बंध की प्रबलता के कारण ही इनकी जो कणन एंथैल्पी होती है उसका मान भी क्या होता है, उच्च होता है। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस ग्राफ से हम इनके गलनांक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों, ये जो आपको दिखाई गई है ये वाली श्रेणी, ये पहली श्रेणी है यानी 3D श्रेणी है। ये 3D श्रेणी को बता रही है, यानी ये जो ग्राफ है वो 3D श्रेणी का है, ये वाला 4D श्रेणी का और ये वाला है 5D श्रेणी का। क्लियर है? और देखिए समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है तो गलनांक में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए बच्चों, गलनांक टाइटेनियम से क्रोमियम तक गलनांक बढ़ रहा है। क्लियर है? बढ़ रहा है। उसके बाद में देखिए मैग्नीज पे क्या हो गया, गलनांक कम हो गया। फिर देखिए ये आयरन पे बिल्कुल यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है गलनांक में, यानी एक तरीके से संतुलित हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वापस गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी तरीके से हमें 4D और 5D श्रेणी के लिए भी ग्राफ प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3D श्रेणी और 4D श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज के लिए और टेक्नीशियम के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज के लिए और टेक्नीशियम के लिए D5 विन्यास होते हुए भी गलनांक क्या है, यहाँ पे कम है। भाई यहाँ पे देखिए अगर आप इस 3D श्रेणी को देखेंगे तो मैग्नीज का गलनांक कम है और इस 4D श्रेणी को देखेंगे तो इस टेक्नीशियम का गलनांक क्या है, कम है। यानी इन दोनों श्रेणी में ही जो D5 विन्यास है, देखिए इनका D5 विन्यास होता है, तो इन दोनों श्रेणी के लिए D5 विन्यास पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। जबकि 5D श्रेणी में देखिए आप लोग क्या है, यहाँ पे गलनांक उच्च है। क्लियर है? चलें आगे। देखिए जिंक, कैडमियम व मरकरी धातुओं के कणन एंथैल्पी का मान कम होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए जिंक, कैडमियम व मरकरी धातुओं के कणन एंथैल्पी का मान कम होता है क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए ये धातुएं वाष्पशील है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि किस तरीके से परमाणु क्रमांक के साथ गलनांक में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये परमाणु क्रमांक और कणन की एंथैल्पी में परिवर्तन को बता रहा है कि परमाणु क्रमांक के साथ कणन की एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आता है। और देखिए ये हमारे श्रेणी फर्स्ट है, श्रेणी 2 है और ये श्रेणी 3 है। और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है तो देखिए पहले कणन की एंथैल्पी बढ़ती है, फिर बिल्कुल कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर थोड़ी संतुलित हो जाती है यानी स्थिर सी हो जाती है और फिर धीरे धीरे कणन की एंथैल्पी में कमी आती जाती है। तो ये हमें क्या बता रहा है, कणन की एंथैल्पी के बारे में बता रहा है। और देखिए बच्चों, जिन तत्वों के लिए कणन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है उनके क्वथनांक भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए अब देखिए दूसरा, देखिए परमाणुवीय त्रिज्या, यानी अब हम त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या की। तो देखिए 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या यानी आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक त्रिज्या घटती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, स्कैंडियम से क्रोमियम तक त्रिज्या घटती है और क्रोमियम से कॉपर तक त्रिज्या का मान लगभग स्थिर हो जाता है तथा कॉपर से जिंक तक त्रिज्या पुनः बढ़ती है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। स्कैंडियम से क्रोमियम तक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। क्लियर है। फिर क्रोमियम से कॉपर तक लगभग त्रिज्या का मान स्थिर सा हो जाएगा और उसके बाद में कॉपर से जिंक तक त्रिज्या पुनः बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी परमाणु की त्रिज्या को 2 कारक प्रभावित करते हैं। अब देखिए बच्चों, किसी भी परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो वहां पे 2 कारक काम करते हैं या 2 कारक इसे प्रभावित करते हैं। पहला देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखिए बच्चों, नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई, नाभिक में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन होते हैं वो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। यह प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है और इससे आकार में कमी आती है। देखिए बच्चों, इससे आकार में क्या होगी, कमी। अरे भाई, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, तो क्या होगा, आकार में कमी आएगी। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा देखिए परिरक्षण प्रभाव। देखिए किसी परमाणु के आंतरिक कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो देखिए बच्चों, ये जो दोनों कारक हमने पढ़े यानी नाभिकीय आवेश, या हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखिए इसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कह सकते हैं। तो देखिए ये दोनों कारक यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव, ये दोनों ही जो डी कक्षक होते हैं उनकी त्रिज्या के या आकार के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना भाई, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए आकार घटता है। क्लियर है, आगे देखो। क्रोमियम से कॉपर तक प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देता है। और देखिए क्रोमियम से कॉपर तक क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, इसलिए आकार लगभग समान रहता है। क्लियर है। तथा कॉपर से जिंक तक परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, इसलिए आकार बढ़ जाता है। क्लियर है। तो आपको परमाणु त्रिज्या समझ में आई कि किस तरीके से आकार में परिवर्तन होता है। और ये जो दोनों कारक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, दोनों ही त्रिज्या के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब तीसरा देखिए धात्विक प्रकृति। देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व धातुओं के सभी गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, आघात वर्धनीयता, तन्यता तथा चालकता आदि दर्शाते हैं। इसके साथ साथ लगभग सभी डी ब्लॉक तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी व मैग्नीज को छोड़कर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनको छोड़कर एक या एक से अधिक धात्विक संरचनाएं जैसे BCC, FCC एवं HCP बनाते हैं। और देखिए हम ये पढ़ के आए हुए हैं, BCC, FCC और HCP के बारे में हम पढ़ के भी आए हुए हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए।
अब देखिए आयनन एंथैल्पी। अब देखिए बच्चों, हम इनकी आयनन एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए आयनन एंथैल्पी के बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। भाई होता क्या है, किसी भी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनकी आयनन एंथैल्पी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। क्लियर है भाई, इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है ना वो एस ब्लॉक के तत्वों से तो अधिक होती है लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। संक्रमण तत्वों की किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है क्योंकि आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। समझिए बच्चों, भाई संक्रमण तत्वों की किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन आयनन एंथैल्पी में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है जिसका कारण उपांत्य कोश का परिरक्षण प्रभाव है। देखिए बच्चों, इनमें जो आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है ना ये अपेक्षाकृत कम होती है और इसका कारण क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, इन तत्वों की द्वितीय तथा तृतीय आयनन एंथैल्पी में वृद्धि बहुत अधिक होती है। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अतः इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान अधिक महत्व रखते हैं। तो समझिए भाई, स्कैंडियम के अलावा यानी स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अतः इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, अधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 3D श्रेणी के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का अनियमित क्रम विशेष महत्व नहीं रखता है। देखिए बच्चों, 3D श्रेणी के तत्वों की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका अनियमित क्रम विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन इसका कारण यह माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4s तथा 3d की आपेक्षिक ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, डी ब्लॉक के तत्व आयन बनाते हैं तो ns इलेक्ट्रॉन, देखिए समझिएगा, ns इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉनों से पहले निकलते हैं। वापस समझिए भाई, डी ब्लॉक के तत्व जब आयन बनाते हैं ना तो जो ns, ठीक है, जो ns इलेक्ट्रॉन है वो n-1d जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे पहले निकलते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोश के कक्षक अर्थात 3D कक्षक में जाते हैं। यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश से उस स्थिति की तुलना में कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, भाई स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोश के कक्षक यानी 3D कक्षक में जाते हैं। यह जो 3D इलेक्ट्रॉन है ये 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश से उस स्थिति की तुलना में कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अतः परमाणविक त्रिज्या में कमी धीरे धीरे होती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा में बहुत कम वृद्धि होती है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा की जाती है क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। देखिए आगे, इसका कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। इसका कारण क्या है, डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना। क्लियर है। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण तथा विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। देखिए समझिएगा,
भी जो आयनन एंथैल्पी का मान है ना, वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्ष को, जिन्हें समभ्रंश भी बोल सकते हैं, यानी अपभ्रष्ट यानी समभ्रंश कक्षकों में समदिश प्रचक्रणों के कुल संभव युग्मों के लगभग समानुपाती होती है। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतर ऊर्जा स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश प्रचक्रण युक्त एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हुंड का नियम। क्लियर है? आगे देखिए, विनिमय ऊर्जा में कमी होने से स्थायित्व बढ़ता है जिससे आयनन कठिन हो जाता है। D6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा में कमी नहीं होती। देखिए समझिएगा, भाई जो D6 विन्यास होता है उसमें विनिमय ऊर्जा में कमी नहीं होती है। और देखिए बच्चों, Mn प्लस आयन का विन्यास 3d5 4s1 तथा Cr प्लस यानी क्रोमियम प्लस आयन का विन्यास 3d5 है। अतः Mn प्लस की आयनन एंथैल्पी Cr प्लस से कम होती है। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करना, दो आयनों की बात करें, एक तो मैग्नीज प्लस यानी Mn प्लस और एक क्रोमियम का क्रोमियम प्लस, ठीक है, यानी Cr प्लस की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें, Mn प्लस की बात करें, तो देखिए इसका विन्यास होता है 3d5 4s1, और इसकी बात करें Cr प्लस की यानी क्रोमियम आयन की बात करें, इसका विन्यास होता है 3d5, और देखिए ये विन्यास क्या है, स्थायी विन्यास है। अतः Mn प्लस की आयनन एंथैल्पी Cr प्लस से क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? चलिए आगे, इसी प्रकार से Mn+2 का विन्यास D5 है, अतः Fe+2 की आयनन एंथैल्पी Mn+2 से क्या है, कम है। इसी तरीके से देखिए, अगर हम Mn+2 की बात करें, इसका विन्यास क्या होता है, D5 है, ठीक है, और Fe+2 की बात करें तो इसका विन्यास क्या होगा, 3d6 होगा ना भाई, Fe+2 का विन्यास 3d6 होगा, इसीलिए Fe+2 की आयनन एंथैल्पी Mn+2 से क्या है, कम है। ठीक है, अतः Fe की तृतीय आयनन एंथैल्पी Mn से कम है। आगे देखो, इन धातुओं की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो देखिए बच्चों, इन धातुओं की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2 होती है। गैसीय परमाणुओं से M+2 आयन, देखिए समझिएगा, M का मतलब है कोई भी धातु, M+2 इसकी बात हो रही है। तो देखिए, गैसीय परमाणुओं से M+2 आयन बनाने हेतु कणन एंथैल्पी के साथ साथ प्रथम तथा द्वितीय आयनन ऊर्जाओं की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्रोमियम के D विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए बच्चों समझिएगा, भाई जो क्रोमियम के D विन्यास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन जिंक के लिए यह मान अधिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थायी, देखिए 4s2, भाई जिंक का विन्यास हमें पता है ना, जिंक का विन्यास होता है 3d10 4s2, जो अंतिम विन्यास होता है वो ये होता है। तो देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थायी यानी 4s2 जो युग्मित है विन्यास में से निकलता है, इसीलिए जिंक के लिए जो आयनन एंथैल्पी है यानी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है? आगे देखिए क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान अपेक्षाकृत उच्च होते हैं क्योंकि क्रोमियम तथा कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अर्धपूरित यानी D5 तथा पूर्ण पूरित यानी D10 स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, क्रोमियम आता है हमारे 24 नंबर पे और कॉपर आता है 29 नंबर पे। क्लियर है? हम बात करेंगे इनके अंतिम विन्यास की, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, हमने पढ़ा था ना, इसका अभी विन्यास ये होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इसी तरीके से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है, 3d10 4s1।
क्लियर है। अब देखिए बच्चों, जब इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी मैं बात करूं Cr+ की और Cu+ की, तो हमें क्या विन्यास प्राप्त होता है? इसका विन्यास प्राप्त होता है 3d5 और इसका विन्यास प्राप्त होता है 3d10। यानी क्रोमियम का विन्यास तो होता है अर्धभरित और कॉपर का विन्यास होता है पूर्ण भरित। इसीलिए इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्रोमियम में तो निकलेगा अर्धपूरित विन्यास में से और कॉपर में निकलेगा पूर्ण भरित विन्यास में से, और जिसके लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है। क्लियर है। आगे देखिए, जिसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने अभी बताई ना आपको भाई क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तथा स्थायी विन्यास में परिवर्तन होने से विनिमय ऊर्जा में भी कमी होती है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसे यहां से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जो चीज मैंने आपको यहां समझाई है उसे यहां पे समझ लीजिए। देखिए कॉपर है, कॉपर का होता है 3d10 4s1। मैंने बताया ना अभी कि कॉपर का भी विन्यास तो ये होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। वापस देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है और क्रोमियम का ये होता है। तो देखिए, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये क्रोमियम का हो गया। Cu+ की बात करें तो ये हो जाएगा 3d10, और Cr+1 या Cr+ भी बोल सकते हैं, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3d5। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत उच्च होता है। देखिए बच्चों समझिएगा, अब बात हो रही है जिंक की, यानी जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान तो अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्योंकि जिंक में दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s1 विन्यास यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में से निकलता है, जो कि सुगम है, क्योंकि इससे स्थायी 3d10 विन्यास प्राप्त होता है। देखिए बच्चों समझिए, देखिए जिंक है, अगर हम जिंक के विन्यास की बात करें, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंतिम, वो होता है 3d10 4s2। ठीक है। अब देखिए, अगर हम Zn+1 की बात करें, प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें, तो अब हमारा विन्यास क्या हो जाएगा? 3d10 4s1। क्लियर है। और अब द्वितीय की बात करें, यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें, तो देखिए बच्चों यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, विन्यास हो गया 3d10। ठीक है। और अगर हम तृतीय की बात करें, यानी अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की हम बात करें, तृतीय आयनन एंथैल्पी की बात करें, तो तृतीय आयनन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इस स्थायी विन्यास में से निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिंक की जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान कम होता है और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है, क्योंकि तृतीय आयनन एंथैल्पी के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी विन्यास में से निकलता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, जबकि तीसरा इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास 3d10 में से निकलता है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया ना भाई, इसमें से निकलता है। चलिए आगे देखिए, सामान्यतः तृतीय आयनन एंथैल्पी पर्याप्त उच्च होती है। जिंक के समान ही मैग्नीज की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है, क्योंकि इसमें भी अर्धपूरित स्थायी विन्यास यानी 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और देखिए बच्चों, जिंक के समान ही जो मैग्नीज है उसकी भी तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है? अर्धपूरित स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया आयनन एंथैल्पी का। चलिए आगे देखिए, निकिल, कॉपर तथा जिंक के लिए थर्ड आयनन एंथैल्पी के उच्च मान यह दर्शाते हैं कि इसमें +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः प्राप्त नहीं होती। 3d श्रेणी में स्कैंडियम की आयनन एंथैल्पी न्यूनतम तथा जिंक की आयनन एंथैल्पी अधिकतम होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 3d श्रेणी होती है उसमें स्कैंडियम की आयनन एंथैल्पी न्यूनतम तथा जिंक की आयनन एंथैल्पी क्या होती है? अधिकतम होती है। आगे
वर्ग 3 में नीचे की ओर जाने पर स्कैंडियम से लैंथेनम तक प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, लेकिन अन्य वर्गों में ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चों, अगर वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में स्कैंडियम से जैसे हम लैंथेनम तक जाते हैं नीचे की ओर वर्ग में, तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है, लेकिन अन्य वर्गों में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चले आगे हम, चलिए अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्वों द्वारा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और ये इनका क्या होता है? विशिष्ट गुण होता है, क्योंकि इनमें N-1D तथा NS कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो इसका कारण है कि इनमें N-1D, ठीक है, यानी डी कक्षक और जो NS कक्षक है उनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, एवं डी कक्षकों में A युग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है? इसका कारण होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इनमें NS इलेक्ट्रॉनों के साथ N-1D इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः ये तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। प्रथम श्रेणी यानी 3D श्रेणी के तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्नलिखित सारणी में दी गई है। तो देखिए सारणी, देखिए बच्चों, ये हमें सारणी दी हुई है, ध्यान से देखिए। ये जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के तत्वों की सारणी है जो हमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बता रही है। देखिए अगर स्कैंडियम की बात करें, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम दिखाता है +3, केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये +3। टाइटेनियम की हम लोग बात करें तो +2, +3, +4। वैनेडियम देखिए +2, +3, +4, +5। और देखिए क्रोमियम देखिए +2, +3, +4, +5, +6। और मैग्नीज जो 25 नंबर पे आता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। और देखिए इसकी सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आयरन देखिए +2, +3, +4, +6। कॉपर देखिए +2, +3, +4। निकेल देखिए +2, +3, +4। कॉपर देखिए +1 और +2। देखिए तो ध्यान दीजिए, कॉपर +1 भी प्रदर्शित करता है, और जिंक देखिए +2। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये इसकी क्या हो गई? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और ध्यान से देखिए, इसमें जो प्रत्येक तत्व है वो कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इनका एक क्या हो गया? विशिष्ट गुण हो गया। और सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन प्रदर्शित करता है? मैग्नीज। और देखिए यहाँ पे जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की ये सारणी। चलिए आगे देखिए, अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं की इस सारणी से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए, अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व सारणी के लगभग मध्य में होते हैं। जैसे मैग्नीज देखिए +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। हमने देखा ना, ये भाई मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और सारणी के बिल्कुल बीचों बीच में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व सारणी के लगभग मध्य में होते हैं। ठीक है, आगे दूसरा देखिए, इस श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम होती है, क्योंकि इन तत्वों जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम में त्यागने या साझेदारी के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, या साझेदारी के लिए कम डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, अर्थात डी इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है। जैसे देखिए कॉपर तथा जिंक। ठीक है,
आगे तीसरा देखिए, श्रेणी के प्रथम तत्व स्कैंडियम के लिए Sc+2 यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में ज्ञात नहीं है तथा यह केवल +3 अवस्था ही बनाता है और इसका कारण क्या है? 3D0 विन्यास। देखिए बच्चों, जब स्कैंडियम +3 अवस्था प्रदर्शित करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3D0। ठीक है, आगे देखिए, टाइटेनियम +2 तथा +3 की तुलना में +4 अधिक स्थायी होता है जो कि रिक्त D कक्ष को यानी D0 के स्थायित्व के कारण है। ठीक है, आगे पांचवा देखिए, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही बनाता है क्योंकि इस अवस्था में पूर्ण पूरित यानी D10 स्थायी विन्यास होता है, अर्थात इसमें D इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं होती। इसी प्रकार कैडमियम तथा मरकरी भी +2 अवस्था ही दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, जिंक क्या दर्शाता है? +2, और इस अवस्था में इसका विन्यास क्या हो जाता है? 3D10। ठीक है, पूर्ण पूरित विन्यास हो जाता है। और इसी तरीके से देखिए, कैडमियम और मरकरी भी क्या दिखाते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे छठा देखिए, स्कैंडियम से मैग्नीज तक सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था S तथा D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। देखिए समझिए भाई, स्कैंडियम से मैग्नीज तक अगर हम बात करें तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था S तथा D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। जैसे देखिए, TiO2 VO2 प्लस CrO4 -2 MnO4 माइनस। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो इनमें देखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तथा मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः +4, +5, +6 तथा +7 है। तो देखिए इसमें देखिए टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +4। यहाँ पे वैनेडियम की क्या है? +5। यहाँ क्रोमियम की क्या है? +6 और यहाँ मैग्नीज की क्या है? +7। ये इनकी क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। आगे देखिए, इसके पश्चात उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व कम होता है। क्लियर है? आगे सातवां देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों के विपरीत भारी संक्रमण तत्वों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। जैसे वर्ग 6 के देखिए, मॉलिब्डेनम की 6 तथा टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 6 से अधिक होता है। इसी कारण अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि MoO3 तथा VO3 नहीं। क्लियर है? आगे आठवां देखिए, कुछ संकुल जिनमें सिग्मा बंध के अलावा पाई ग्राही गुणयुक्त लिगेंड होते हैं उनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। जैसे देखिए Ni और ब्रैकेट में क्या है? CO और बाहर 4। ठीक है, ऐसे देखिए Fe ब्रैकेट में CO5 यानी FeCO5 तथा Cr ब्रैकेट में CO और ये 6। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो ये धातु है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है। नवा देखिए, वैनेडियम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसमें 3D0 विन्यास होता है। ठीक है, आगे 10वां देखिए, मैग्नीज की +2 तथा आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अधिक स्थायित्व अर्धपूरित यानी 3D5 स्थायी विन्यास के कारण होता है। यानी मैग्नीज की +2 और आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अधिक स्थायित्व होता है, कारण है इनका अर्धपूरित विन्यास जो कि स्थायी विन्यास होता है। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था तथा संक्रमण तत्वों के यौगिकों के गुण, यानी अब हम ऑक्सीकरण अवस्था और संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिकों के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला देखिए, संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके यौगिक ऑक्सीकारक, समझिए बच्चों भाई, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके यौगिक ऑक्सीकारक तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये यौगिक अपचायक होते हैं। दूसरा देखिए, संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपेक्षाकृत कम स्थायी होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व केवल फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में ही होता है, जिसका कारण ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन का छोटा आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता है।
आगे देखिए, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिकों में आयनिक गुण पाया जाता है तथा ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर यौगिकों में सहसंयोजी गुण बढ़ता जाता है। आगे अब देखिए, चौथा देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर ऑक्साइडों की क्षारीय गुण से अम्लीय गुण की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्या होता है, ऑक्साइडों की क्षारीय गुण से अम्लीय गुण की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2, ठीक है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड क्षारीय है, लेकिन Ti2O3 में देखिए टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो देखिए बच्चों, Ti2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसी प्रकार CrO, देखिए इसी प्रकार CrO क्षारीय है, लेकिन यानी क्रोमियम ऑक्साइड क्षारीय है, लेकिन Cr2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, ऑक्साइडों की क्षारीय गुण से अम्लीय गुण की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और यहाँ Ti2O3 में ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +3 है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय, और इसकी उभयधर्मी। इसी प्रकार देखिए, अगर हम CrO की बात करें तो ये क्षारीय होता है, लेकिन Cr2O3 भी कैसा होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आगे देखिए, CrO3, MnO3 और Mn2O7, ये तीनों क्या है, अम्लीय ऑक्साइडों के उदाहरण है। और देखिए CrO3 में देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6, इसमें देखिए मैग्नीज की +6 और इसमें मैग्नीज की +7। क्लियर है, आया समझ में आपको? तो देखिए बच्चों, ये आपको ऑक्सीकरण अवस्था भी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया और कुछ भौतिक गुण जैसे इनके गलनांक के बारे में, कनन एंथैल्पी के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने इनकी परमाणुीय त्रिज्या और इनके ऑक्सीकरण अंक का और आयनन विभव का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। तो देखिए बच्चों, इन टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और डी ब्लॉक के तत्वों के अन्य गुणों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।